सो नेक्स्ट हमने क्या देखा था, लास्ट क्लास में हमने ये देखा था कि एसिडिक स्ट्रेंथ, आपको क्वेश्चन कैसे दिया होगा, कुछ आपके एसिड्स दिए होंगे, कुछ कंपाउंड्स दिए होंगे और उनका एसिडिक स्ट्रेंथ के ऑर्डर में आपको अरेंज करना होगा। दैट मींस व्हिच वन इज मोर एसिडिक, व्हिच वन इज लेस एसिडिक। तो ऐसे ऐसे केस में क्या करते हैं हम लोग, सभी कंपाउंड्स को हम लोग कॉन्जुगेट बेस बना लेंगे। और मैंने आपको बताया था, मोर द स्टेबल द कॉन्जुगेट बेस, मोर इज द एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ दैट करस्पॉन्डिंग एसिड। दैट मींस हम लोग उन पर्टिकुलर, सपोज आपका 2 एसिड्स है HA एंड HP, तो इन दोनों का ही हम लोग कॉन्जुगेट बेस बना लेंगे। और कॉन्जुगेट बेस बनाने के बाद क्या देखेंगे, इसकी स्टेबिलिटी देखेंगे। जो कॉन्जुगेट बेस आपका ज्यादा स्टेबल होगा उसका एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगा। बात समझ में आ रहा है? ऐसा मैंने बताया था आपको। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अगर आपका सपोज HA का कॉन्जुगेट मोर स्टेबल है, कॉन्जुगेट बेस, दैट मीन्स ये वाटर में जल्दी H+ लूज कर देगा। और सपोज HB है, HB का कॉन्जुगेट बेस लेस स्टेबल है, इसका मतलब इसके H+ लूज करने की टेंडेंसी कम होगी, राइट? सो हम लोग एसिडिक स्ट्रेंथ कैसे कंपेयर करते हैं? एसिडिक स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस और स्टेबिलिटी ऑफ एनायन। जिस एसिड का एनायन जितना ज्यादा स्टेबल होगा उसका करस्पॉन्डिंग एसिडिक स्ट्रेंथ उतना ही ज्यादा होगा। ये बात समझ में आता है सभी स्टूडेंट्स को? नेक्स्ट हमने डिस्कस किया था फैक्टर्स अफेक्टिंग एसिडिक स्ट्रेंथ। एसिडिक स्ट्रेंथ को वेरियस फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, जिसमें फर्स्ट आपका था इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एटम, राइट? तो हमें पता है लेफ्ट टू राइट जब हम लोग पीरियोडिक टेबल में मूव करते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है? इंक्रीज होती है। और अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होगा तो हमें पता है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के ऊपर नेगेटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल होता है, तो हम लोग बोलेंगे स्टेबिलिटी ऑफ एनायन इंक्रीज होगा। और अगर स्टेबिलिटी ऑफ एनायन इंक्रीज होगा तो Ka इंक्रीज होगा। जैसे हमने एक एग्जांपल लिया था, कंपेयर द एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ मीथेन, अमोनिया, वाटर एंड HF। आपको कंपेयर करना था कि कौन सा ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ होगा। Which of the following is best acid among these? तो हमने क्या कर दिया, सभी का कॉन्जुगेट बेस बना लिया। HF का कॉन्जुगेट बेस F-, वाटर का कॉन्जुगेट बेस H+, मींस H+ लूज करने के बाद हमने सभी का कॉन्जुगेट बेस बना दिया। अब हमें देखना है इन सब में मोस्ट स्टेबल कौन सा होगा कॉन्जुगेट बेस। तो यहाँ पे फ्लोरीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ रहा है, इधर ऑक्सीजन, यहाँ पे नाइट्रोजन, इधर कार्बन। पता है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव के ऊपर नेगेटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल होता है, दैट इज F- इज मोर स्टेबल। सो F- मोर स्टेबल, इसका मतलब HF के H+ लूज करने की टेंडेंसी मैक्सिमम होगी। और CH3- इज लेस स्टेबल कंपैरेटिवली, तो इसका मतलब CH4 के H+ लूज करने की टेंडेंसी कम होगी। ये बात समझ में आ रहा है आपको? तो मैक्सिमम एसिडिक स्ट्रेंथ किसका हो जाएगा? HF का मैक्सिमम एसिडिक स्ट्रेंथ हो जाएगा और CH4 का मिनिमम एसिडिक स्ट्रेंथ हो जाएगा। कितनी बात समझ में आ रही है आपको? बताइए, क्लियर है क्या? हाँ। सिमिलरली हमने अदर एग्जांपल्स लिया था थर्ड पीरियड के एलिमेंट्स में, थर्ड पीरियड में भी हमने सेम कॉन्सेप्ट लगाया था। नेक्स्ट आपका था साइज ऑफ एटम। So more the size of atom, more is the stability of conjugate base, more is acidic strength. ये हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। मैंने ये बताया था आपको लार्ज साइज वाले एटम पे नेगेटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल होता है। जैसे HF, HCl, HBr, HI में एसिडिक स्ट्रेंथ कंपेयर कर रहा है, तो सभी का हमने कॉन्जुगेट बेस बना लिया। मैक्सिमम स्टेबल कौन सा होगा? I- लार्ज साइज के ऊपर नेगेटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल होगा, स्मॉल साइज के ऊपर नेगेटिव चार्ज कम स्टेबल होता है, I- मोस्ट स्टेबल है। तो HI का कॉन्जुगेट बेस मोस्ट स्टेबल है, इसका मतलब HI के H+ लूज करने की टेंडेंसी मैक्सिमम है। HI सबसे अच्छा एसिड होगा इनमें से। नेक्स्ट हमने देखा था थर्ड फैक्टर इज हाइब्रिडाइजेशन ऑफ एटम। सो एसिडिक स्ट्रेंथ आल्सो डिपेंड्स ऑन हाइब्रिडाइजेशन ऑफ एटम। दैट मींस आपका जो डोनर एटम है उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है, इस बात पे भी डिपेंड है। तो इसमें मैंने आपको बताया था sp कार्बन की इलेक्ट्रॉनिटी ज्यादा होती है sp2 sp3। तो सपोज एक आपका कोई कंपाउंड जिसमें sp कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, सेकंड में sp2 कार्बन, थर्ड में sp3 कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ रहा है। आफ्टर लूजिंग H+ आयोन, कॉन्जुगेट बेस की बात कर रहे हैं, तो मोर एसिडिक कौन होगा? मोर एसिडिक कौन होगा? आपका sp कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल होता है, ट्रिपल बॉन्डेड। तो sp कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक ज्यादा है, तो हम लोग sp डीलोकलाइज्ड देन sp लोकलाइज्ड, ये हमने डिस्कस किया था, क्योंकि डीलोकलाइज्ड हमेशा रेजोनेंस की वजह से ज्यादा स्टेबल होता है। तो sp पे नेगेटिव चार्ज, ट्रिपल बॉन्ड पे नेगेटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल होता है, देन डबल बॉन्ड, एंड डबल बॉन्ड पे नेगेटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल होता है सिंगल बॉन्ड से। तो इसके बेसिस पे हमने यहाँ पे इस तरह से एक्सप्लेन किया था।
Fourth factor was electronic effect. So we know that Ka is directly proportional to stability of anion. और anion की stability कैसे देखते हैं? अगर कोई anion है, इसका मतलब excess negative charge है, excess electron density है, तो anion को कौन stabilize करता है? Electron withdrawing group. कार्बोकैटायन को कौन stabilize करता है? Electron releasing group. तो अगर आप यहाँ पे anion की बात कर रहे हैं, तो anion की stability directly proportional to electron withdrawing group, that is minus m minus I groups, or we can say that it is inversely proportional to electron releasing groups. So that means जिस एसिड में जितने ही ज्यादा आपके इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स होंगे, उस एसिड का कॉन्जुगेट बेस उतना ही ज्यादा स्टेबल होगा और उसका एसिडिक स्ट्रेंथ उतना ही ज्यादा होगा. So more the electron withdrawing groups present in, this is very important point, okay? More the electron withdrawing group present in a particular acid, more will be acidic strength. और अगर हम इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप की बात करें, तो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप क्या करेंगे? कार्बन आयन को अनस्टेबलाइज करेंगे, और कार्बन आयन को अनस्टेबलाइज करेंगे तो इसका मतलब उसका क्या हो जाएगा? एसिडिक स्ट्रेंथ कम हो जाएगा. सो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इंक्रीजेज एसिडिक स्ट्रेंथ एंड प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप डिक्रीजेज एसिडिक स्ट्रेंथ. इतनी बात समझ में आ रहा है आपको? बताइए, ये बात समझ में आ रहा है सभी स्टूडेंट्स को? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इंक्रीजेज एसिडिक स्ट्रेंथ and presence of electron releasing group decreases acidic strength. हेलो, वॉइस आ रहा है क्या आप सभी को? हाँ, जैसे हमने एक एग्जांपल लिया था, यहाँ पे एग्जांपल लिया था CH3OH, CH3CH2OH, आइसोप्रोपेनॉल एंड टर्शियरी ब्यूटेनॉल. तो इसमें हमने देखा कि आपका कॉन्जुगेट बेस हमने सभी का बना लिया, हमने एसिडिक स्ट्रेंथ कंपेयर कर रहा था. तो मिथेनॉल का कॉन्जुगेट बेस हो गया मिथॉक्साइड, इथेनॉल का कॉन्जुगेट बेस हो गया इथॉक्साइड, आइसोप्रोपॉक्साइड एंड टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड. ये सभी हमने क्या बना लिया? कॉन्जुगेट बेस बना लिया. अब इन सभी कॉन्जुगेट बेस में मोस्ट स्टेबल कॉन्जुगेट बेस कौन सा होगा? ये सभी एनायंस हैं और एनायंस में इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप प्लस आई लग रहा है. तो प्लस आई करने से क्या होगा? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगा एनायन के ऊपर. ये क्या हो जाएगा? अनस्टेबल हो जाएगा कार्बन आयन. बात समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे अगर हम एनायन की बात करें, तो एनायन में मोस्ट स्टेबल मिथॉक्साइड आयन है. तो मिथॉक्साइड आयन का कॉन्जुगेट बेस जिससे रिलीजिंग ग्रुप कम है, वो ज्यादा आपका एसिडिक होगा. टर्शियरी ब्यूटेनॉल में रिलीजिंग ग्रुप 3 रिलीजिंग ग्रुप्स है, 3 प्लस आई ग्रुप्स है जो कॉन्जुगेट बेस को अनस्टेबलाइज करेंगे. दैट मींस इसके H+ लूज करने की टेंडेंसी कम है टर्शियरी ब्यूटेनॉल. तो टर्शियरी ब्यूटेनॉल लीस्ट एसिडिक होगा, मिथेनॉल मोस्ट एसिडिक होगा. यहाँ तक बात समझ में आ रहा है आपको? इसमें हमने एक और एग्जांपल लिया था, एसिटिक एसिड नाइट्रो एसिटिक एसिड, हमें कंपेयर करना था. तो एसिटिक एसिड का कॉन्जुगेट बेस एसीटेट आयन, नाइट्रो एसिटिक एसिड का हमने कॉन्जुगेट बेस बना लिया. अब सिंपल सी बात है, यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं नाइट्रो ग्रुप एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है, बहुत ही पावरफुल इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है, और CH3+ होता है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग होता है. और मैंने अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ाते हैं, इंक्रीज करते हैं. दैट मींस नाइट्रो एसिडिक एसिड इज मोर acidic than acetic acid because of the presence of electron withdrawing group. या फिर आप इसको ऐसे देख सकते हैं, अगर एसिटिक एसिड H+ लूज करेगा तो एसीटेट आयन बनेगा, नाइट्रो एसिटिक एसिड लूज करेगा तो ये बनेगा. अब इन दोनों में से ज्यादा स्टेबल कौन है? बताइए, विच इज मोर स्टेबल अमंग दीस टू एनायंस? एसीटेट आयन और नाइट्रो एसिटेट आयन? नाइट्रो एसिटेट आयन, क्योंकि एनायन है, एनायन पे एक्सेस नेगेटिव चार्ज होता है, उसके इलेक्ट्रॉन को अगर कोई विड्रॉ कर ले तो एनायन स्टेबल हो जाता है. जो एक्सेस चार्ज का बर्डन है एनायन के ऊपर, वो कम होना चाहिए. वो बर्डन तभी कम होगा एक्सेस चार्ज का अगर उसके पास कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ है. सो दैट मींस दिस इज मोर स्टेबल. सो इसका करस्पॉन्डिंग एसिड ज्यादा एसिडिक होगा. अगर ये मोर स्टेबल है तो इसका मतलब इसके चांसेस ज्यादा है H+ लूज करने के. अगर ये रिलेटिवली लेस स्टेबल, इसका मतलब इसके चांसेस कम है H+ लूज करने के. दैट मींस नाइट्रो एसिटिक एसिड इज मोर एसिडिक देन एसिटिक एसिड. क्या यहाँ तक बात समझ में आ रहा है आपको? सिमिलरली हमने एसिटिक एसिड और फ्लोरो एसिटिक एसिड की बात की थी. एसिटिक एसिड, फ्लोरो एसिटिक एसिड एंड ट्राइफ्लोरो एसिटिक एसिड. तो इनमें से एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या होगा? ट्राइफ्लोरो एसिटिक एसिड में 3 इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स आता है, 3 इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होता है.
इसमें आपके 1 इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है और इसमें तो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, प्लस आई करता है CH3। तो एसिडिक स्ट्रेंथ किसका ज्यादा होगा? ट्राइफ्लोरोएसिटिक एसिड का मैक्सिमम होगा। हाँ। देन इसके बाद हमने अदर एग्जांपल्स भी लिए थे, ये सभी आपने रिवाइज कर लिया है क्या? ओके, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन ऑल ऑफ यू। नेक्स्ट क्वेश्चन इज COOH सो ये कंपाउंड्स में आपको एसिडिक स्ट्रेंथ कंपेयर करना है, ठीक है? इन सभी कंपाउंड्स में आपको एसिडिक स्ट्रेंथ कंपेयर करना है, राइट? तो इसमें बेसिकली एक कोड वर्ड होता है, दिस इज कॉल्ड ऑक्सैलिक एसिड, दिस इज मैलोनिक एसिड, दिस इज सक्सिनिक एसिड, दिस इज ग्लूटारिक एसिड। ये कॉमन नेम है और IUPAC नेम तो आपको पता ही है, जैसे फर्स्ट का हो जाएगा 1,2-डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, इथेन 1,2-डाइओइक एसिड, थर्ड वन इज प्रोपेन 1,3-डाइओइक एसिड। तो IUPAC नेम आप लिख सकते हैं। So which among the following, oxalic, malonic, succinic and glutaric, is most acidic? What will be the order of acidic strength? Can you tell me? सबसे पहले तो मुझे ये बताइए कि हाउ मेनी एसिडिक हाइड्रोजन्स आर देयर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड? नंबर ऑफ एसिडिक हाइड्रोजन्स, नंबर ऑफ एसिडिक हाइड्रोजन। तो मैंने आपको बताया था कार्बोक्सिलिक ग्रुप से अटैच जो हाइड्रोजन होता है वो एसिडिक होता है, हाईली एसिडिक होता है, क्योंकि अगर ये H+ निकलेगा तो यहाँ पे जो एनायन बनेगा वो स्टेबलाइज होगा। अगर कोई एसिडिक हाइड्रोजन कैसे आइडेंटिफाई करते हैं? अगर किसी कंपाउंड में कोई हाइड्रोजन लूज कर जाए और उससे जो एनायन बना है अगर वो स्टेबल हो, अगर बना हुआ एनायन स्टेबल है, दैट मींस वो आपका कंपाउंड एसिडिक होगा। या फिर इसके बारे में मैंने एसिडिक हाइड्रोजन आइडेंटिफाई करने के लिए एक और बात बताई थी मैंने आपको कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से अटैच हाइड्रोजन एसिडिक होते हैं, जैसे ऑक्सीजन से अटैच हाइड्रोजन, नाइट्रोजन से अटैच हाइड्रोजन, सल्फर से अटैच हाइड्रोजन, ट्रिपल बॉन्ड से अटैच हाइड्रोजन, ये सभी हाइड्रोजन क्या होते हैं? एसिडिक होते हैं। तो इन सभी कंपाउंड्स में कितने एसिडिक हाइड्रोजन है बताइए? ईच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन 2 एसिडिक हाइड्रोजन्स, राइट? ईच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन 2 एसिडिक हाइड्रोजन। तो यहाँ पे बेसिकली हम लोग दो आपके डिस्कस करेंगे, K1 और K2, दो वैल्यूज डिस्कस करेंगे यहाँ पे हम लोग, ठीक है? दो वैल्यूज डिस्कस करने वाले K1 एंड K2। तो सबसे पहले हम लोग K1 के बारे में डिस्कस करें। K1 का मतलब है फर्स्ट H+ लूज करने की टेंडेंसी, फर्स्ट H+ लूज करने की टेंडेंसी। तो फर्स्ट H+ लूज करने, क्योंकि यहाँ पे 2 एसिडिक हाइड्रोजन है ना, इसलिए हम लोग 2 ऑर्डर लिखेंगे, K1 लिखेंगे, K2 लिखेंगे। तो K1 का मतलब फर्स्ट H+ लूज करने की टेंडेंसी। तो हम लोग क्या करेंगे, इन सभी का कॉन्जुगेट बेस बना लेते हैं। क्या यही कॉन्जुगेट बेस बनेंगे? सभी स्टूडेंट्स को समझ में आ रहा है? These are the conjugate bases of the following corresponding acids, right? Now tell me which one of the following conjugate base is most stable? Which one of the following anion is most stable? Most stable anion कौन सा है? Most stable anion कौन सा है इसमें से? हाँ, क्या रीजन है बताइए? इसका रीजन क्या है? फर्स्ट, वाई फर्स्ट इज मोस्ट स्टेबल? रीजन? हाँ, -I, बिल्कुल सही बात है। तो यहाँ पे अगर हम देखें COH कैसा बिहेव कर रहा है, COOH का कैसा इफेक्ट होता है?
माइनस आई इफेक्ट होता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट होता है COH का। हमें पता है C डबल बॉन्ड, अगर डबल बॉन्ड आ रहा है और 2 ऑक्सीजन आ रहे हैं तो जाहिर सी बात है ये माइनस आई इफेक्ट से करेगा। तो इसमें माइनस आई हो रहा है, इसमें भी माइनस आई हो रहा है, इन सभी में COH माइनस आई की तरह बिहेव करेगा। और हमें पता है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप एनायन को स्टेबलाइज करते हैं। बट सबसे ज्यादा माइनस आई कहाँ पे लगेगा? फर्स्ट वाले में, क्योंकि यहाँ पे नजदीक से विड्रॉ कर रहा है, और सेकंड वाले में थोड़ा दूर से विड्रॉ कर रहा है, तो उतना ज्यादा इफेक्टिव नहीं होगा। थर्ड वाले में और दूर से विड्रॉ कर रहा है, फोर्थ में और भी ज्यादा दूर से विड्रॉ कर रहा है। तो सबसे ज्यादा माइनस आई इफेक्ट किस पे लगेगा? फर्स्ट वाले में। दैट मीन्स फर्स्ट एनायन सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, क्योंकि माइनस आई डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है। So first anion is most stable, that means इसका जो corresponding एसिड है ऑक्सैलिक एसिड, उसमें H प्लस लूज करने की टेंडेंसी सबसे ज्यादा होगी, तभी तो ये जल्दी से स्टेबल हो जाएगा। थर्ड वाला लेस स्टेबल है, मतलब हमने ऐसा कर लिया दिस इज मोर स्टेबल, तो इसका करस्पॉन्डिंग एसिड ज्यादा एसिडिक होगा। दिस इज लेस स्टेबल, लेस स्टेबल है, इसका मतलब करस्पॉन्डिंग एसिड आपका लेस एसिडिक होगा। तो K1 का जो ऑर्डर होगा 1 2 3 4 होगा। ये सभी स्टूडेंट्स एग्री कर रहे हैं, ऑक्सैलिक एसिड will have maximum acidic strength out of these. K1 means tendency to release first acidic hydrogen. इतनी बात समझ में आ रही है आपको? बताइए। तो अब हम लोग K2 का ऑर्डर लिखेंगे। Can you tell me what will be the value of, what will be the order of K2? K2 का मतलब सेकेंड एसिडिक हाइड्रोजन रिलीज करने की टेंडेंसी, क्योंकि सभी एसिड्स में 2 हाइड्रोजन है ना, एसिडिक हाइड्रोजन, तो फर्स्ट एसिडिक हाइड्रोजन रिलीज करने की टेंडेंसी ये होगी। सेकेंड एसिडिक हाइड्रोजन रिलीज करने की टेंडेंसी क्या होगी? व्हाट विल बी द ऑर्डर ऑफ Ka2? ऑल ऑफ यू। बताइए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, एडवांस लेवल क्वेश्चन है ये, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। बताइए क्या ऑर्डर होगा? K2 का ऑर्डर क्या होगा? यस, जो K2 का ऑर्डर होगा वो इसका जस्ट रिवर्स होगा। K2 का ऑर्डर इसका रिवर्स होगा। क्यों रिवर्स होगा? एक बार देखते हैं। जब सेकेंड एसिडिक हाइड्रोजन निकलेगा तो आपका जो एनायन बनेगा, मतलब अब हम लोग कौन से एसिडिक हाइड्रोजन, कौन से हाइड्रोजन के लूज करने की टेंडेंसी देख रहे हैं? ये वाले हाइड्रोजन के लूज करने की टेंडेंसी देख रहे हैं, सेकेंड हाइड्रोजन के लूज करने की टेंडेंसी देख रहे हैं। ठीक है, तो इसमें अगर जब आप एनायन बनाएंगे, दैट मीन्स इसके लूज करने की टेंडेंसी देखेंगे, तो ऐसे केस में COO माइनस कैसा बिहेव करेगा? इस वाले केस में हम लोग COO माइनस कैसा बिहेव करेगा? जब ये H लूज कर रहा होगा उस समय ये COO माइनस कैसा बिहेव कर रहा होगा? इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप की तरह बिहेव कर रहा होगा, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप की तरह बिहेव कर रहा होगा। मतलब ये प्लस आइसो करता है ना, COO माइनस, बताया था मैंने। COOH तो माइनस आइसो करता है, बट COO माइनस प्लस आई इफेक्ट करता है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप की तरह बिहेव करता है। जब सेकेंड हाइड्रोजन निकल रहा होगा उस समय ये CO माइनस इस COH के लिए प्लस प्लस आई की तरह बिहेव कर रहा होगा। जब फर्स्ट हाइड्रोजन निकल रहा था, जब फर्स्ट हाइड्रोजन निकल रहा था तो COH माइनस आई की तरह बिहेव कर रहा था। क्या ये बात समझ में आ रहा है? दोनों अलग अलग चीजें हैं। जब फर्स्ट हाइड्रोजन निकल रहा था तो ये COH माइनस आई की तरह बिहेव कर रहा था। जब सेकेंड हाइड्रोजन निकलने वाला होगा उस समय ये CO माइनस प्लस आई की तरह बिहेव करेगा। और हमें पता है इंडक्टिव पे डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है, तो इसमें बताना है मुझे कि लास्ट वाले में जो प्लस आई होगा कुछ इस तरह से होगा। तो मैक्सिमम प्लस आई किस पे लगेगा? फर्स्ट वाले में, लास्ट वाले में? मोर प्लस आई किस पे लगेगा? फर्स्ट वाले में ज्यादा प्लस आई लगेगा। दैट मीन्स हमें पता है इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप क्या करते हैं, कि A इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। जिसमें जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है उसका एसिडिक स्ट्रेंथ उतना ही कम होगा। दैट मीन्स K2 का ऑर्डर क्या हो जाएगा? फर्स्ट का मिनिमम हो जाएगा, फोर्थ का मैक्सिमम हो जाएगा। तो जो K1 का ऑर्डर है उसका रिवर्स होगा K2 का ऑर्डर।
क्योंकि ये CO माइनस अब इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप की तरह बिहेव कर रहा है। बताइए कितने स्टूडेंट्स को समझ में आ गया ये बात? यस और नो करके बताइए। वेरी गुड। कॉपी कर रहे हैं क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए, बताइए। डन, ओके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 क्वेश्चन लिखिए, फिनॉल कैटेकॉल, ये तो आपको पता है, दिस इज कॉल्ड फिनॉल, दिस इज कैटेकॉल। अगर दो OH ग्रुप अटैच है, ठीक है, या फिर इसको बोल सकते हैं 2 हाइड्रोक्सी फिनॉल भी बोल सकते हैं, इसका कॉमन नेम है कैटेकॉल। 2 OH अगर 1-2 पोजीशन पे तो कैटेकॉल बोलते हैं। देन फिनॉल से हमने CH3 लगा दिया, दिस इज कॉल्ड क्रिसॉल, एंड CH3 ऑर्थो पे लगा इसलिए ऑर्थो क्रिसॉल बोलेंगे इसको। नेक्स्ट वन इज फिनॉल से हमने यहाँ पे Cl लगा दिया, ऑर्थो क्लोरोफिनॉल, एंड लास्ट वन इज ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल, दिस इज ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल, and this one is orthochlorophenol. Here to compare acidic strength, all of you compare the acidic strength. So I will give you 1 minute to solve this question, then I will explain. What will be the order of acidic strength? तो यहाँ पे कौन सा आप कॉन्सेप्ट लगाएंगे कि A is directly proportional to electron withdrawing and inversely proportional to electron releasing। बहुत ही सिंपल सी बात है, बहुत ही सिंपल है, ठीक है। जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप एसिडिक स्ट्रेंथ उतना ज्यादा, और जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप एसिडिक स्ट्रेंथ उतना ही कम होगा, राइट। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इन सभी में कौन सा इफेक्ट लग रहा है वो हम लोग नोट कर लेते हैं। मुझे सबसे पहले बताना कि एसिडिक हाइड्रोजन कहाँ पे है, सबसे पहले तो आइडेंटिफाई करना है एसिडिक हाइड्रोजन किधर है। हाँ, OH से अटैच जो हाइड्रोजन है ये एसिडिक, मतलब इन सभी में ये वाला हाइड्रोजन निकलेगा, ये वाला हाइड्रोजन निकलेगा। इतनी बात समझ में आ रहा है सभी को, ये हाइड्रोजन निकलने वाला। अब फर्स्ट में तो कोई भी इफेक्ट नहीं लग रहा है, सेकंड में कौन सा इफेक्ट लगेगा बताइए। सेकंड में इस OH का कौन सा इफेक्ट लगेगा, +M इफेक्ट लगता है OH का, और +M का मतलब ये इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप की तरह बिहेव करेगा। सेकंड वाले में CH3 का कौन सा इफेक्ट होता है बताना मुझे। बेंजीन से अगर CH3 लगा हुआ है तो हाँ, हाइपर कॉन्जुगेशन, हाइपर कॉन्जुगेशन से इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है, ये बेंजीन रिंग को इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है। Cl का ओवरऑल कैसा इफेक्ट होता है। Cl के दो इफेक्ट होते हैं, एक +M होता है और दूसरा -I, बट इसका -I ज्यादा डोमिनेंट होता है, मतलब ओवरऑल Cl इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की तरह बिहेव करता है। और NO2 बहुत ही पावरफुल इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, वेरी पावरफुल इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप NO2 नाइट्रो ग्रुप। नाउ कैन यू टेल मी द ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ बेस्ड ऑन दिस कॉन्सेप्ट। हाँ, आप सभी ने आंसर बता दिया। सो फर्स्ट क्या होगा, मैक्सिमम एसिडिक स्ट्रेंथ आपका हो जाएगा नो डाउट फिफ्थ वन। फिफ्थ के बाद क्या आ जाएगा 4, 4 के बाद आपका आ जाएगा 1, 1 के बाद आपका 3 आएगा, 3 के बाद आपका 2 आएगा। देखिए, तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है इन दोनों में, इसलिए पहले आ रहा है। इसमें आपका कोई इफेक्ट नहीं लग रहा है, इसलिए मिडिल में आ रहा है। और 3 और 2 में अपोजिट इफेक्ट लग रहा है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग, इलेक्ट्रॉन रिलीज करने से
एनायन अनस्टेबल हो जाएगा, एसिडिक स्ट्रेंथ कम हो जाता है। अब अगर हम 3 और 2 में बताइए, 3 और 2 में कैसे कंपेयर किया हमने, तो 3 और 2 में हमने ऐसे कंपेयर किया कि हाइपर कॉन्जुगेशन कम इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है और मेसोमेरिक ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है, और ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा तो एसिडिक स्ट्रेंथ कम हो जाएगा, कम इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा तो रिलेटिवली एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगा। ये बात सभी स्टूडेंट्स को समझ में आ गया? बताइए, क्या ये सभी स्टूडेंट्स को समझ में आ गया ये बात? कॉपी कर लीजिए। Okay, so coming to next question. Next question is phenol, para hydroxyphenol, metacresol, metachlorophenol and metanitrophenol. You have to compare acidic strength, all of you compare acidic strength. सबसे पहले तो आपको इफेक्ट लिखना है कि कौन से कंपाउंड में कौन सा इफेक्ट लग रहा है, ठीक है? कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले आपको ऐसा ही करना होता है। दिस इज मेटाक्रेसॉल, CH3OH अगर लगा हो तो क्रिसॉल बोलते हैं उसको, क्रिसॉल। CH3 कौन से पोजीशन पे लगा उसके बेसिस पे ऑर्थो मेटा पैरा लिख देते हैं। बताइए क्या ऑर्डर होगा? नहीं, 2-5 नॉट करेक्ट। बताइए, जल्दी बताइए। 4-5-2-1-3। हाँ, अदर स्टूडेंट्स का आंसर नहीं आ रहा है। आंसर बताइए। फाइव फोर टू वन थ्री ओके। सी हम लोग यहाँ पे इफेक्ट लिख लेते हैं। OH का अगर मेटा पोजीशन पे, ये सभी ग्रुप मेटा पोजीशन पे है, और मैंने आपको बताया था मेटा पोजीशन पे, एट मेटा पोजीशन नो रेजोनेंस और मेसोमेरिक इफेक्ट, नो हाइपर कॉन्जुगेशन। मेटा पोजीशन पे कौन सा इफेक्ट लगता है? ओनली इंडक्टिव इफेक्ट। मेटा पोजीशन पे केवल इंडक्टिव इफेक्ट लगता है, ध्यान रखना। 1-3 पोजीशन पे, ये 1-3 पोजीशन है, 1-2-3। इसका मैंने आपको एक्सप्लेन करके भी बताया था। तो फर्स्ट में कौन सा इफेक्ट लगेगा? OH माइनस आई, CH3 प्लस आई, Cl माइनस आई, NO2 माइनस आई, पावरफुल माइनस आई। तो इसका मतलब इसमें हम लोग इंडक्टिव इफेक्ट का ऑर्डर देखना है सिर्फ। तो मैक्सिमम माइनस आई जिसमें लग रहा है इलेक्ट्रॉन वो सबसे ज्यादा होगा उसका एसिडिक स्ट्रेंथ, तो 5 का सबसे ज्यादा होगा। 5 के बाद क्या आएगा? उसके बाद आपका Cl का होता है आपका माइनस, ठीक है? Cl के बाद माइनस आई आपका होता है OH का माइनस आई का ऑर्डर बताना, ठीक है? माइनस आई का ऑर्डर मैंने लिखवाया था, ठीक है? इसके बाद आएगा आपका 1 के बाद आपका 3 आएगा, ठीक है? 3 में इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लगा हुआ है, 5-4-2 में इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ है, इसलिए वो पहले आ रहा है। क्या इतनी बात सभी स्टूडेंट को समझ में आ रही है? 5-4-2-1-3 कॉपी कर लीजिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। हाँ बताइए क्या ऑर्डर होगा। देखिए मैं एग्जाम्पल कम भी ले सकता हूँ, लेकिन मैं ज्यादा एग्जाम्पल इसलिए लेता हूँ क्योंकि जिससे आपको टॉपिक ज्यादा अच्छे समझ में आए। तो मैं जीओसी 1 और 2 अगर मैं चाहता तो आपको बहुत पहले ही खत्म हो चुका होता, बट मैंने नंबर ऑफ क्वेश्चंस बहुत ज्यादा कराए, प्रैक्टिस क्वेश्चंस। बात समझ में आ रहा है? अगर कंप्लीट करने की बात है तो कंप्लीट तो हम लोग 2 दिन में भी कर सकते हैं। ठीक है, तो 7 का आंसर बताइए। What will be the order of acidic strength? हाँ, अदर स्टूडेंट्स का आंसर नहीं आ रहा है। आयुष आंसर नहीं आया, अनीसा, अरमान, आशुतोष, ध्रुव, दिव्यास। दिव्यास बताना आंसर क्या आएगा, 7 का आंसर क्या होगा? दिव्यास बेल्लारे, आपको ऐसा है मेरी? क्या आप इस क्वेश्चन का आंसर देना चाहेंगे? नहीं, ओके कोई बात नहीं। ठीक है, तो हम लोग इसमें इफेक्ट लिख लेते हैं। तो सेकेंड वाले में कौन सा इफेक्ट लगेगा आपका? पैरा पोजीशन पे। पैरा पोजीशन पे आपका क्या होता है? रेजोनेंस एंड हाइपर कॉन्जुगेशन इंडक्टिव तीनों ही लगेगा, और सन पैरा प्रेशर भी कुछ लगते हैं। तो ये प्लस एम करेगा, CH3 हाइपर कॉन्जुगेशन, Cl माइनस आई, एंड ये माइनस एम माइनस आई। दैट मीन्स ये इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग और ये दोनों इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग। तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग वाले लिख लेते हैं 5। 5 के बाद आपका 4 आ जाएगा। 4 के बाद क्या होगा बताना मुझे? 1, क्योंकि 1 में कोई इफेक्ट नहीं लग रहा है। फिर इसके बाद लेस रिलीजिंग मोर एसिडिक स्ट्रेंथ, 3 के बाद 2 आ जाएगा।
हेलो स्टूडेंट्स, वॉइस आ रहा है आप सभी को? हाँ सर। हाँ बताइए, क्या ऑर्डर बताया आपने? फर्स्ट में क्या हो जाएगा? फर्स्ट में आपका प्लस हाइपर कॉन्जुगेशन प्लस आई, सेकंड में ओनली प्लस आई, थर्ड में क्या होगा? हाइपर कॉन्जुगेशन प्लस आई। सो दैट मींस मैक्सिमम आपका एसिडिक स्ट्रेंथ किसमें होगा? 1। 1 के बाद आपका 3 आएगा, 3 के बाद आपका बताइए 2 एंड 4 में कैसे कंपेयर करेंगे बताइए? 2 एंड 4 में किसका एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगा? अब हाँ, डिस्टेंस डिपेंडेंट, क्योंकि हाइपर कॉन्जुगेशन जितना ऑर्थो पे होता है उतना ही पैरा से रिलीज करता है, बट प्लस आई आपका ऑर्थो पे ज्यादा प्लस आई होता है, तो ये मोर इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा तो एसिडिक स्ट्रेंथ कम हो जाएगा, ये कम इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा तो एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगा, तो 4 देन इसके बाद 2 आएगा। क्या ये सभी स्टूडेंट को समझ में आ रहा है? बताना एक बार यस और नो करके। हाँ, क्या डाउट है बताना। सर वो ओ पे तो माइनस चार्ज है ना, तो हाइपर कॉन्जुगेशन मतलब क्यों करना चाहिए? अरे आपका जब CH3 अटैच होगा, CH3 जब अटैच होगा OS से, मतलब CH3 प्लस आई हाइपर कॉन्जुगेशन करेगा या नहीं करेगा? अल्फा हाइड्रोजन है ना इसके पास, तो अगर इसको थोड़ा सा भी एनर्जी मिलेगा तो यहाँ से H प्लस निकलेगा CH2 माइनस के फॉर्म में, CH2 माइनस इलेक्ट्रॉन सप्लाई करेगा या नहीं बेंजीन रिंग को? सप्लाई करेगा ना, ठीक है, तो हाइपर कॉन्जुगेशन तो होगा ही। हाइपर कॉन्जुगेशन या फिर प्लस आई से भी आप कर सकते हैं, प्लस आई तो लगेगा ना, आपको ऐसा नहीं समझ में आ रहा तो प्लस आई से कंपेयर कर लो, प्लस आई तो होगा ही, उसमें तो कोई डाउट नहीं है। नेक्स्ट बताइए। हाँ बोलो। सर वो प्लस आई से करेंगे तो 4 और 2 में फिर नहीं कर पाएंगे ना? 4 और 2 में तो लिखा था 4 में ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा है, इसलिए एसिडिक स्ट्रेंथ कम हो गया ना। 4 में इलेक्ट्रॉन ज्यादा रिलीज कर रहा है, ठीक है, सॉरी कम रिलीज कर रहा है ना। हाँ, तो इसमें हाइपर कॉन्जुगेशन और प्लस आई दोनों ही कंसीडर करेंगे यहाँ पे, ठीक है, दोनों कंसीडर करना पड़ेगा, यहाँ पे दोनों कंसीडर करना पड़ेगा आपको। इफेक्ट तो सारे लिखना पड़ेगा ना, इफेक्ट जितने लग रहे हैं वो सारे इफेक्ट लिखना पड़ेगा। तो हाइपर कॉन्जुगेशन दोनों में लग रहा है, तो हाइपर कॉन्जुगेशन से डिसाइड नहीं कर पाएंगे, प्लस आई से डिसाइड किया, प्लस आई यहाँ पे आपका ज्यादा दूर से रिलीज कर रहा है तो कम रिलीज करेगा, एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा है। दिक्कत क्या है? सही तो है, क्या प्रॉब्लम है? अब प्लस आई से भी तो वही आ रहा है, प्लस आई से भी तो वही आएगा ऑर्डर 4 और 2 का। यहाँ पे रिलीज क्या कर रहा है? यहाँ पे कम रिलीज करेगा तो एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगा, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एसिडिक स्ट्रेंथ इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग पे। समझे समझ में आगे बात? नेक्स्ट बताइए। नाइन्थ में आपका इफेक्ट कौन सा लगेगा? नाइन्थ में फर्स्ट में कौन सा इफेक्ट लगेगा? माइनस आई, सेकंड में भी माइनस आई, थर्ड में भी माइनस आई, क्योंकि हाइड्रोजन्स का एक ही इफेक्ट होता है माइनस आई, ओनली माइनस आई हम लोग देखते हैं, और माइनस आई डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है, तो सबसे ज्यादा विड्रॉ करेगा सेकंड, देन इसके बाद थर्ड, देन इसके बाद फोर, फोर के बाद फर्स्ट।
फर्स्ट लीस्ट एसिडिक होगा क्योंकि इसमें कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप नहीं लगा हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग नोट करके लिख सकते हैं फॉर हैलोजेंस वी कंसीडर ओनली माइनस आई। सर 3 को सबसे ज्यादा होना चाहिए था ना, 3 सबसे ज्यादा होना चाहिए था, क्यों बस बताइए? और सर वहाँ पे रेजोनेंस क्यों अनस्टेबल कर रहा है और थर्ड में मेसोमेरिक इफेक्ट नहीं अप्लाई हो रहा है, तो उसमें 100% माइनस आई इफेक्ट ही लगेगा। अरे सीएल का प्लस एम नहीं हम लोग कंसीडर करते हैं क्योंकि कार्बन क्लोरीन का ऑर्बिटल जो है आपका वो काफी बड़ा है, 3p ऑर्बिटल है और कार्बन का ऑर्बिटल 2p है, तो क्या इतना इफेक्टिव हो पाएगा रेजोनेंस? ऑर्बिटल साइज में बहुत ज्यादा डिफरेंस है, इसीलिए हम लोग हैलोजेंस का प्लस एम कंसीडर नहीं करते हैं। यहाँ पे लिख भी दिया फिर भी आपको प्रॉब्लम है, इधर क्या लिखा है मैंने? हाँ सर, हैलोजेंस का प्लस एम होता है बट वो बहुत ही नेग्लिजिबल होता है, मतलब क्योंकि साइज का बहुत ज्यादा डिफरेंस आ जाता है ना। क्लोरीन का ऑर्बिटल 3p है और कार्बन का ऑर्बिटल 2p, उतना अच्छा कॉन्जुगेशन नहीं कर पाता है। सो हैलोजेंस के केस में वी कंसीडर ओनली माइनस आई, ये बात ध्यान रखना। नेक्स्ट पे बताइए क्या ऑर्डर होगा? इफेक्ट लिख लिया क्या? इफेक्ट क्या लग रहा है फर्स्ट में बताइए, सेकंड में प्लस एम, थर्ड में माइनस आई, थर्ड एंड फोर्थ में प्लस एम, और प्लस एम के साथ साथ माइनस आई भी लगता है इधर। तो थर्ड में तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, बाकी सब में प्लस एम ग्रेटर देन माइनस आई होता है, इसमें प्लस एम ग्रेटर देन माइनस है, तो ओवरऑल हम लोग प्लस एम कंसीडर करते हैं। ठीक है, इन दोनों में इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लगा हुआ है, तो थर्ड सबसे पहले आएगा। थर्ड के बाद कौन सा आएगा बताना? थर्ड के बाद वन में विड्रॉइंग नहीं लगा हुआ है। अब 2 और 4 में कैसे कंपेयर करेंगे? 2 और 4 में 3 में इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, 1 में कोई भी ग्रुप नहीं लगा है। 2 एंड 4 में हम लोग माइनस आई के बेसिस पे कंपेयर करेंगे, तो OCH3 जो है, ध्यान देना इधर, OCH3 जितना प्लस एम ऑर्थो से करता है उतना ही यूनिट रिलीज करता है पैरा से, मतलब ऑर्थो और पैरा पे प्लस एम रिलीज करने की जो टेंडेंसी होती है सेम होती है, तो हम लोग प्लस एम से डिसाइड नहीं कर पाएंगे। तो अब यहाँ पे हम लोग माइनस आई से डिसाइड करेंगे। माइनस आई किसका ज्यादा होगा? ये इस OH ग्रुप से ज्यादा नजदीक है, तो माइनस आई ज्यादा होगा। दैट मीन्स आपका सेकेंड का एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगा 4 से, 3124 करेक्ट होगा। क्लियर है, समझ में आ गया? बताना कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत है क्या? बताइए, ऑर्डर बताइए। इफेक्ट लिख लिया सभी इफेक्ट? बताइए एसिडिक हाइड्रोजन किधर है? ये कार्बोक्सिलिक वाला हाइड्रोजन एसिडिक है, यही हाइड्रोजन निकलेगा। ये बात समझ में आ रहा है सभी स्टूडेंट्स को? वाटर में डालेंगे तो ये हाइड्रोजन आपका निकलेगा। अब
यहाँ पे देखिए फर्स्ट सेकंड में कौन सा इफेक्ट लग रहा है, प्लस इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग, थर्ड में हाइपर कॉन्जुगेशन इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग, फोर्थ में -i इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, फिफ्थ में -m-i वेरी पावरफुल इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग। तो मैक्सिमम एसिडिक स्ट्रेंथ बिकॉज ऑफ NO2 5 के बाद 4, 4 के बाद क्या हो जाएगा 1, 1 के बाद अगर हम देखें तो 2 में भी इलेक्ट्रॉन रिलीज हो रहा है और 3 में भी इलेक्ट्रॉन रिलीज हो रहा है, बट 3 में कम इलेक्ट्रॉन रिलीज होगा क्योंकि हाइपर कॉन्जुगेशन लग रहा है। तो 3 के बाद आपका 2 हो जाएगा। फाइव 4 1 3 2। बताइए ऑर्डर बताइए। एसिडिक हाइड्रोजन कौन सा हाइड्रोजन निकलेगा, ये हाइड्रोजन निकलेगा, बात समझ में आ रहा है? हाँ COH का हाइड्रोजन निकलेगा। इफेक्ट लिख लीजिए यहाँ पे, इफेक्ट कौन सा लगेगा, क्योंकि मेटा पोजीशन पे है, मेटा पोजीशन पे ओनली -i, ओनली इंडक्टिव हम लोग कंसीडर करेंगे, इंडक्टिव ओनली, ओनली +-i वी विल कंसीडर। यहाँ पे क्या होगा -i, CH3 +i, Cl -i, NO2 पावरफुल -i। अब बताइए ऑर्डर क्या होगा, तो बेस्ड ऑन -i का ऑर्डर क्या होता है, NO2 सबसे ज्यादा होता है, देन Cl के बाद OR के बाद OH होता है। तो ऑर्डर क्या हो जाएगा 5 4 2 1 3, 5 4 2 1 3। बताइए समझ में आ रहा है? थ्री लास्ट में गया क्योंकि 3 में इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग लग रहा है, बाकी सभी में इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लग रहा है। थर्टीन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वाटर, इथेनॉल, फिनॉल, कार्बोनिक एसिड, इसको हम लोग H2CO3 भी लिखते हैं, एंड एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड एंड मिथाइल सल्फोनिक एसिड। इसमें आपको ऑर्डर बताना है। 6 हमने कंपाउंड्स लिखे हैं, इनका एसिडिक स्ट्रेंथ कंपेयर करना। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। बताइए ऑर्डर क्या होगा। तो सभी हम लोग क्या करेंगे, सभी जितने भी कंपाउंड बने इन सभी का कॉन्जुगेट बेस बना लीजिए, ठीक है? क्या आप सभी कॉन्जुगेट बेस बना सकते हैं? कॉन्जुगेट बेस ऑफ ऑल द कंपाउंड्स, फर्स्ट का कॉन्जुगेट बेस क्या बनेगा, हाइड्रोक्साइड आयन। सेकंड का कॉन्जुगेट बेस क्या बनेगा, इथॉक्साइड आयन। थर्ड का कॉन्जुगेट बेस क्या बनेगा, फिनॉक्साइड आयन। फोर्थ का कॉन्जुगेट बेस क्या बनेगा, ये बन जाएगा कॉन्जुगेट बेस। फिफ्थ का कॉन्जुगेट बेस क्या बनेगा, एसीटेट आयन। एंड लास्ट का कॉन्जुगेट बेस क्या बन जाएगा, मिथाइल सल्फोनेट आयन। इतनी बात समझ में आ रहा है आपको? अब मुझे बताना है इनमें से मोस्ट स्टेबल कॉन्जुगेट बेस कौन सा है। जिस एसिड का कॉन्जुगेट बेस जितना ज्यादा स्टेबल होता है उसका एसिडिक स्ट्रेंथ उतना ज्यादा होता है। बताइए कौन सा कॉन्जुगेट बेस मोस्ट स्टेबल है इनमें से। मोस्ट स्टेबल कॉन्जुगेट बेस कौन सा है, ध्यान से। मोस्ट स्टेबल कॉन्जुगेट बेस कौन सा है?
बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। नहीं, 3 इज नॉट करेक्ट। हाँ, 6 क्यों ज्यादा स्टेबल है? करेक्ट आंसर है 6 आपका मोस्ट स्टेबल है। मैंने एक बार बताया था आपको, फिर से बता देता हूँ। अगर मैंने ये बात बोला था, ये नोट्स में लिखवाया गया, फिर भी समझ में नहीं आता है कि एसीटेट आयन और फिनॉक्साइड आयन में कौन ज्यादा स्टेबल है। ये ज्यादा स्टेबल होता है, क्योंकि यहाँ पे जो नेगेटिव चार्ज डिलोकलाइज हो रहा है एसीटेट आयन में, वो कौन से एटम पे डिलोकलाइज हो रहा है? ऑक्सीजन टू ऑक्सीजन, ऑक्सीजन टू ऑक्सीजन डिलोकलाइज हो रहा है। और फिनॉक्साइड आयन में नेगेटिव चार्ज किस पे डिलोकलाइज हो रहा है? ऑक्सीजन एंड 3 कार्बन, 1 ऑक्सीजन एंड 3 कार्बन, राइट? हाँ, तो मैंने आपको बताया था अगर नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएंगे तो इसके 2 बनेंगे और इसके 5 बनेंगे, 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। इसके 2 यहाँ पे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के से आंसर नहीं देंगे हम लोग। अगर हम देखें तो फिनॉक्साइड के ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन रहा है, बट क्या इसमें सेम एटम के ऊपर डिलोकलाइजेशन हो रहा है? नहीं, डिफरेंट एटम के ऊपर डिलोकलाइजेशन। यहाँ ऑक्सीजन कार्बन या ऑक्सीजन टू ऑक्सीजन, तो हम लोग क्या करेंगे इन दोनों में? यहाँ पे ऑक्सीजन टू ऑक्सीजन डिलोकलाइजेशन ज्यादा बेहतर डिलोकलाइजेशन होता है, क्योंकि ये दोनों ही मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। इसमें कार्बन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, तो इतना अच्छा डिलोकलाइजेशन नहीं हो पाएगा। ऑक्सीजन टू ऑक्सीजन डिलोकलाइजेशन इज बेटर देन ऑक्सीजन टू कार्बन डिलोकलाइजेशन, so that's why acetate ion is more stable than phenoxide ion. अगर आपसे पूछा जाए एसिटिक एसिड और फिनॉल में कौन ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ, एसिटिक एसिड और फिनॉल में कौन ज्यादा एसिडिक है? बोर्ड में हर साल ये पूछता है क्वेश्चन, मतलब हर दूसरे साल पूछता है। ये बोर्ड का फेवरेट क्वेश्चन है। ये बोर्ड का फेवरेट क्वेश्चन है। एसिटिक एसिड और फिनॉल में कौन ज्यादा एसिडिक है? बताना मुझे एक बार। तो आप बोलेंगे एसिटिक एसिड इज मोर एसिडिक देन फिनॉल। बात समझ में आ गया सभी को? तो वैसे तो अगर हम नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देखें तो फिनॉक्साइड आयन के 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे और एसिटेट आयन के ओनली 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनते हैं। बट बात यह है कि एसिटेट आयन में ऑक्सीजन टू ऑक्सीजन डिलोकलाइजेशन हो रहा है, तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के ऊपर डिलोकलाइजेशन हो रहा है, जो कि एक ज्यादा बेहतर डिलोकलाइजेशन होता है देन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के ऊपर डिलोकलाइजेशन। दैट्स व्हाई एसिटेट आयन इज मोर स्टेबल देन फिनॉक्साइड आयन। तो एसिटेट आयन का करस्पॉन्डिंग एसिड एसिटिक एसिड ज्यादा एसिडिक होगा। ये बात समझ में आ गया सभी स्टूडेंट्स को? अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं कि एसिटिक एसिड और सल्फोनिक एसिड में कौन ज्यादा अच्छा एसिड है। विल कंपेयर बिटवीन एसिटिक एसिड एंड सल्फोनिक एसिड। ये सल्फोनिक एसिड ग्रुप होता है SO3H। इसमें हमें एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर बताना है। एसिडिक स्ट्रेंथ ऑर्डर बताना मुझे, कौन ज्यादा एसिडिक होगा? सल्फोनिक एसिड। सल्फोनिक एसिड ज्यादा एसिडिक होगा। क्यों ज्यादा एसिडिक होगा सल्फोनिक एसिड? क्योंकि सल्फोनिक एसिड में ऑक्सीजन 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 के ऊपर डिलोकलाइजेशन तो हो ही रहा है और इसके नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर भी ज्यादा बन रहे हैं। यहाँ पे 3 बनेंगे और इधर ओनली 2 बनेंगे, मतलब दोनों में ऑक्सीजन ऑक्सीजन डिलोकलाइजेशन हो रहा है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। बट एसिटेट आयन के 2 ही रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनते हैं और सल्फोनिक एसिड के 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनते हैं। So that means this is more stable anion than this. ये बात एग्री कर रहे हैं सभी स्टूडेंट्स? क्योंकि एक तो ऑक्सीजन टू ऑक्सीजन डिलोकलाइजेशन और नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बहुत अच्छे 3 बन रहे। दैट मींस सल्फोनेट आयन, मिथाइल सल्फोनेट आयन इज मोर स्टेबल देन एसिटेट आयन।
तो इसका मतलब एसिटिक एसिड और मिथाइल सल्फोनिक एसिड में ज्यादा एसिडिक कौन होगा? क्या ये बात सभी स्टूडेंट्स को समझ में आ रहा है? क्लियर है? तो इसका मतलब अगर इन तीनों को हम लोग कंबाइन करें तो मिथाइल सल्फोनिक एसिड, ध्यान देना अगर किसी कंपाउंड में सल्फोनिक लगा हुआ है तो मोस्ट एसिडिक होता है। सल्फोनिक के बाद सेकंड आपका आता है ऑर्गेनिक एसिड की। अगर हम बात करें ऑर्गेनिक एसिड में सबसे ज्यादा एसिडिक सल्फोनिक होता है, उसके बाद कार्बोक्सिलिक आता है, कार्बोक्सिलिक के बाद आपका फिनॉल आता है, और फिनॉल के बाद अदर एल्कोहल्स आते हैं। इन तीनों को अगर हम कंबाइन करें तो क्या लिख सकते हैं? बताना मुझे, क्या ऑर्डर लिख सकते हैं इनको कंबाइन करके? इन तीनों को कंबाइन करके हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, दिस देन दिस देन दिस, ये बनेगा सल्फोनिक कार्बोक्सिलिक फिनॉल, सल्फोनिक मैक्सिमम देन कार्बोक्सिलिक देन फिनॉल। दैट मीन्स यहाँ पे हम लोग कंक्लूजन लिख ले, अगर किसी कंपाउंड में सल्फोनिक आ रहा है तो कोई भी डाउट नहीं करना है, मोस्ट एसिडिक लिखना है उसको, देन उसके बाद कार्बोक्सिलिक, और कार्बोक्सिलिक के बाद फिनॉल आएगा। फिनॉल के बाद अदर एल्कोहल्स आते हैं जो मिथाइल एल्कोहल्स है, लाइक मिथेनॉल, इथेनॉल, ये सब इसके बाद आते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर इसका हम लोग सपोज मिथेनॉल का कॉन्जुगेट बेस बनाए तो क्या उसमें कोई रेजोनेंस होगा? नहीं। फिनॉल में तो रेजोनेंस हो रहा था, बट मिथेनॉल में कोई रेजोनेंस नहीं हो रहा है। दैट मींस बेंजाइल अल्कोहल्स आर मोर एसिडिक, that means phenyl alcohols are more acidic, then this is called phenol. Phenol is more acidic than other alcohols. बोल सकते हैं हम लोग phenol is more acidic than other alcohols, जो अदर एलिफेटिक एल्कोहल्स है। इंपॉर्टेंट बात चल रहा है ये सब, इतनी बात समझ में आ रही है आपको? यहाँ पे 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन रहे हैं, यहाँ पे 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन रहे हैं, यहाँ ऑक्सीजन ऑक्सीजन ऑक्सीजन, यहाँ पे ऑक्सीजन ऑक्सीजन, यहाँ पे रेजोनेंस है, यहाँ पे नो रेजोनेंस, इसलिए ऐसा हो रहा है। अब अगर हम बात करें एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड एंड कार्बोनिक एसिड, ठीक है, यहाँ पे देखो इसी क्वेश्चन को कई पार्ट में करते हैं लोग। एसिटिक एसिड एंड कार्बोनिक एसिड में कौन ज्यादा एसिडिक होगा? बताइए मुझे। कार्बोनिक एसिड H2CO3 जिसको बोलते हैं, कौन ज्यादा एसिडिक होगा? तो इसका जब हम लोग कॉन्जुगेट बेस बनाएंगे तब आपको आइडिया लगेगा। जब हमने कॉन्जुगेट बेस बनाया तो ये पता चला कि OH कैसा बिहेव करता है, OH प्लस करता है, करेगा या नहीं? मतलब ये इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप की तरह बिहेव कर रहा है CO माइनस को, और इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप एसिडिक स्ट्रेंथ कम कर देते हैं। इसका मतलब बताइए इन दोनों में से ज्यादा एसिडिक कौन होगा? एसिटिक एसिड इज मोर एसिड देन कार्बोनिक एसिड। सभी स्टूडेंट्स को समझ आ गया? एसिटिक एसिड इज मोर एसिडिक देन कार्बोनिक एसिड। तो अब बताइए ऑर्डर क्या होगा? बोले द ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ। ऑर्डर क्या होगा? Ka का ऑर्डर क्या होगा? बताइए, जल्दी बताइए, Ka का ऑर्डर क्या होगा? सिक्स मोस्ट एसिडिक, 6 के बाद 5 आएगा, 5 के बाद 4 आएगा, 4 के बाद क्या आएगा? 4 के बाद 3 आएगा, 3 के बाद 1 आएगा, 1 के बाद 2 आएगा।
अच्छा 1 एंड 2 में अगर हम देखें तो 1 इसका आपका इस तरह से बनेगा और यहाँ पे कॉन्जुगेट बेस ये बनेगा। इन दोनों में से ज्यादा एसिडिक कौन, ज्यादा स्टेबल कौन है? एसीटेट, इथॉक्साइड आयन एंड OH माइनस हाइड्रोक्साइड आयन। इथॉक्साइड आयन में क्या हो रहा है? प्लस M होगा इथाइल ग्रुप का, सॉरी प्लस M नहीं प्लस I, और प्लस I करके कार्बन आयन को डिस्टेबलाइज करेगा। तो इसका मतलब इथेनॉल और वाटर में ज्यादा एसिडिक कौन होता है? इथेनॉल और वाटर में ज्यादा एसिडिक कौन होता है? वाटर। इज सरप्राइजिंग, अद्भुत। वाटर इज मोर एसिडिक देन इथेनॉल, बात ध्यान रखना, बात समझ में आ रहा है? क्योंकि C2H5 का क्या हो गया? वाटर इज मोर एसिडिक देन इथेनॉल, क्योंकि C2H5 का प्लस आई इफेक्ट लग गया और प्लस आई लगने की वजह से उसका एसिडिक स्ट्रेंथ कम हो गया। इतनी बात समझ में आ रही सभी स्टूडेंट्स को? तो सबसे पहले हमने सल्फोनिक रखा, सबसे पहले हमने सल्फोनिक रखा, सल्फोनिक के बाद कार्बोक्सिलिक, कार्बोक्सिलिक के बाद ये भी कार्बोक्सिलिक है बट इसमें प्लस एम लग गया इसलिए कम हो गया। फिर फिनॉल, फिनॉल के बाद अदर एल्कोहल, अदर एल्कोहल के बाद वाटर, वाटर के बाद अदर एल्कोहल्स आ गए। क्लियर, समझ में आ रहा है? तो सल्फोनिक आपका मोस्ट एसिडिक होगा। बताइए समझ में आ रहा है? ओके, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। बताइए ऑर्डर क्या होगा? एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर बताना है आपको। सबसे पहले तो आप आइडेंटिफाई कीजिए कि कौन सा हाइड्रोजन निकलेगा। जैसे फर्स्ट में अगर हम लोग वाटर में डिसॉल्व करेंगे फर्स्ट कंपाउंड को, तो वाटर में डिसॉल्व करने से एसिडिक हाइड्रोजन निकल जाता है, ये एसिडिक हाइड्रोजन निकल जाएगा। सेकंड कंपाउंड बताइए कौन सा एसिडिक हाइड्रोजन निकलेगा? कार्बोक्सिलिक का। थर्ड कंपाउंड में बताना कि कौन सा एसिडिक हाइड्रोजन निकलेगा वाटर में डिसॉल्व करने पे। मतलब इस कंपाउंड में दो एसिडिक हाइड्रोजन है, दो एसिडिक हाइड्रोजन है। अब इन दोनों में से जो ज्यादा एसिडिक होगा वो पहले निकलेगा। मतलब पहले कौन निकलेगा? SO3H का हाइड्रोजन निकलेगा। एक बार SO3H का हाइड्रोजन निकल गया उसके बाद कार्बोक्सिलिक का हाइड्रोजन निकलेगा क्योंकि वो लेस एसिडिक है। ये बात समझ में आ रहा है? बहरहाल इसमें एक ही हाइड्रोजन निकालना है तो SO3H का हाइड्रोजन निकलेगा पहले। इतनी बात समझ में आ रहा है आपको? और लास्ट वाले में कॉन्जुगेट बेस बनाएंगे तो आप, अब इसमें भी दो एसिडिक हाइड्रोजन है, दो एसिडिक हाइड्रोजन इधर। इस वाले में बताना कौन ज्यादा एसिडिक है लास्ट वाले में। सल्फोनिक।
सल्फोनिक लिख देगा। ये मैंने क्या बना दिया, सीबी बना दिया। सीबी का मतलब कॉन्जुगेट बेस बना। अब बताइए इनमें से मोस्ट एसिडिक कौन है? इसमें तो कोई डाउट ही नहीं करना है कि सल्फोनिक सबसे अच्छा एसिड होता है। ऐसे कंपाउंड जिसमें सल्फोनिक ग्रुप आ रहे हैं वो सबसे अच्छा एसिड होता है। अभी हमने एक्सप्लेन कर दिया था, बिकॉज इसमें रेजोनेंस बहुत ही अच्छा होता है। तो इसका मतलब 4 सबसे ज्यादा एसिडिक नहीं, 4 नहीं। हाँ, अब देखो इसमें भी सल्फोनिक है, इसमें भी सल्फोनिक है, दोनों में सल्फोनिक है। तो आप क्या करेंगे फिर? इसमें ये वाला हाइड्रोजन निकलेगा, इसमें ये वाला हाइड्रोजन निकलेगा। तो जब ये हाइड्रोजन निकल रहा होगा उस समय ये कार्बोक्सिलिक कैसे बिहेव करता है? इस हाइड्रोजन सल्फोनिक के निकलने के लिए ये कार्बोक्सिलिक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की तरह बिहेव कर रहा है। क्या ये बात एग्री कर रहे हैं आप? और OH इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप की तरह बिहेव करता है। मतलब दोनों में सल्फोनिक लगे हुए हैं, बट कौन सा सल्फोनिक, कौन सा कंपाउंड ज्यादा एसिडिक होगा? जिसमें इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ है वो ज्यादा एसिडिक होगा। तो इसका मतलब थर्ड मोस्ट एसिडिक होगा, थर्ड के बाद 4 के बाद बताइए 2 और 1 में बताइए क्या होगा? तो मैंने बताया था कार्बोक्सिलिक ज्यादा एसिडिक होता है फिनॉल से। कार्बोक्सिलिक 2 में कार्बोक्सिलिक है और 3 में फिनॉल है। कार्बोक्सिलिक ज्यादा एसिडिक होता है फिनॉल से। तो इसके बाद आपका आ जाएगा 2 के बाद आ जाएगा 1। ये आपका के का ऑर्डर हो जाएगा। सल्फोनिक मोस्ट एसिडिक, देन कार्बोक्सिलिक, देन फिनॉल, देन अदर एल्कोहल्स। बात समझ में आ रहा है सभी को? टू एंड वन, हाँ 2 और 1 में देखिए, 2 एंड 1 में अगर हम देखें तो इधर कार्बोक्सिलिक ग्रुप है और इधर फिनॉल है। मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कार्बोक्सिलिक ज्यादा एसिडिक होता है फिनॉल से, बताया था ना, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन टू ऑक्सीजन डीलोकलाइजेशन होगा जब रेजोनेंस बनाओगे, और यहाँ पे ऑक्सीजन टू कार्बन डीलोकलाइजेशन होगा। ऑक्सीजन टू ऑक्सीजन डीलोकलाइजेशन ज्यादा बेहतर होता है। बात समझ में आया आपको? यहाँ पे ऑक्सीजन टू ऑक्सीजन कार्बोक्सिलेट आयन ऐसा बनाओगे आप, ये इस तरह से रेजोनेंस कराओगे तो यहाँ पे ऑक्सीजन टू ऑक्सीजन डीलोकलाइजेशन होगा और इसमें ऑक्सीजन टू कार्बन डीलोकलाइजेशन। तो मैंने ये बताया आपको कि कार्बोक्सिलिक फिनॉल से ज्यादा एसिडिक होता है। क्या हर केस में हमेशा? अगर मैंने फिनॉल में कुछ ग्रुप्स लगा दिए, जैसे मैंने अभी क्या बताया आपको कि फिनॉल ज्यादा एसिडिक होता है कार्बोक्सिलिक एसिड से, जैसे हमने फॉर्मिक एसिड ले लिया, फॉर्मिक एसिड से फिनॉल ज्यादा एसिडिक होता है, सॉरी फॉर्मिक एसिड ज्यादा एसिडिक होता है फिनॉल से। अगर मैंने फिनॉल में एक नाइट्रो ग्रुप लगा दिया तो क्या होगा? एक नाइट्रो ग्रुप लगा दिया मान लिया, एक नाइट्रो ग्रुप लगा दिया अगर फिनॉल में, तो नाइट्रो ग्रुप लगाने से फिनॉल की एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ेगी, बट अभी भी फिनॉल लेस एसिडिक होगा, नाइट्रोफिनॉल लेस एसिडिक होगा एसिटिक एसिड से। क्या होगा अगर हमने 3 नाइट्रो ग्रुप्स लगा दिया फिनॉल से? 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल, इसको बोलते हैं 2,4,6 ट्राई नाइट्रो फिनॉल बोलते हैं इसको। इसका कॉमन नेम होता है, बहुत ही पॉपुलर है, इसको बोलते हैं पिक्रिक एसिड, इसको बोलते हैं पिक्रिक एसिड। तो अगर हमने फिनॉल में कुछ इलेक्ट्रॉन, पावरफुल इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा दिया, अब बताइए पिक्रिक एसिड और एसिटिक एसिड में ज्यादा एसिडिक कौन होगा? अब इसमें तो बहुत ज्यादा हमने कर दिया, बहुत ही 3 मोस्ट पावरफुल इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा दिया। अब क्या होगा? अब पिक्रिक एसिड ज्यादा एसिडिक हो जाता है एसिटिक एसिड से। मतलब क्या बोला मैंने? मतलब ये बोला मैंने कि जनरली कार्बोक्सिलिक एसिड ज्यादा एसिडिक होता है फिनॉल से, बट अगर हमने इस फिनॉल में इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा दिए तो ये फिनॉल
कार्बोक्सिलिक एसिड से भी ज्यादा एसिडिक हो सकता है। इतनी बात समझ में आ रहा है आपको? Generally, carboxylic acid is more acidic than phenol, but if we have attached three most electronegative, one of the most powerful electron withdrawing group, NO2, then it can be more acidic than carboxylic acid. ये बात समझ में आ रहा है आपको? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अटैच करने से एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ती है, तो एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ के कार्बोक्सिलिक से भी ज्यादा होगा। तो हम लोग यहाँ पे नोट करके लिख सकते हैं, जनरली carboxylic acid is more acidic than phenol. Not always, मतलब मोस्ट ऑफ केस में ऐसा होता है, बट हमेशा ऐसा नहीं होता। बात समझ में आ रहा है आपको? समझ में आ गया बात? बताइए। हेलो स्टूडेंट्स, वॉइस आ रहा है क्या? वॉइस आ रहा है क्या? हाँ, अब हम लोग नए क्वेश्चन पे आते, मतलब हमने इसमें क्वेश्चन खा लिए कि एसिडिक स्ट्रेंथ पे कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो आप सॉल्व कर सकते हैं। बताइए एसिडिक स्ट्रेंथ ऑर्डर बताइए। नहीं, 132 is wrong. Other students, देखिए इसमें ग्रुप्स में हम लोग देखते हैं OCH3 का यहाँ पे कौन सा इफेक्ट लगेगा, बताना मुझे। सेकंड वाले में OCH3 का कौन सा इफेक्ट लगेगा? माइनस आई, क्योंकि यहाँ पे प्लस एम इतने दूर से तो हो नहीं पाएगा। यहाँ पे क्या ऑक्सीजन का प्लस एम नहीं लगेगा? क्या इस पर्टिकुलर ग्रुप का प्लस एम लगेगा या नहीं? प्लस एम लगा सकता है ना, इलेक्ट्रॉन रिलीज कर सकता है। मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग लगा हुआ है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग लगा हुआ है। अब आप बोलेंगे सर ये ऑक्सीजन ने इधर क्यों नहीं डोनेट किया? क्या इतने दूर से डोनेट करेगा? नहीं करेगा ना, यहाँ पे प्लस एम नहीं हो पाता है। प्लस एम 1-2 पोजिशन पे होता है। तो ऑर्डर आपको क्लियर है? इस इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप वाला पहले आएगा, देन जिसमें नो इफेक्ट है, और इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग वाला बाद में आएगा। बताइए ऑर्डर बताइए। हाँ, क्या लैग हो रहा है? वॉइस आ रहा है क्या? हाँ, लैग नहीं हो रहा है तो बोल नहीं रहा। हाँ, आप बताइए। और
थोड़ी देर के लिए इसको इग्नोर करते हैं। अगर इसको आप इग्नोर करो तो इसे बताइए 1 2 3 में यहाँ पे माइनस आई लगेगा, यहाँ पे माइनस से माइनस आई लगेगा। 1 2 3 में 3 2 1 ऑर्डर होगा। इसमें कोई दिक्कत है किसी को? इसमें तो किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए मुझे लग रहा है। ठीक है, 3 2 1। अब अगर हम लोग कार्बोक्सिलिक को देखते हैं तो कार्बोक्सिलिक के साथ प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है कि जनरली मैंने बोला था कि कार्बोक्सिलिक ज्यादा एसिडिक होता है, बट यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि कार्बोक्सिलिक से एक इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लगा हुआ है जो कार्बोक्सिलिक के एसिडिक स्ट्रेंथ को कम करेगा, और OH में फिनॉल में एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ है जो फिनॉल की एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ाएगा। तो मैंने बोला था कार्बोक्सिलिक ज्यादा एसिडिक होता है फिनॉल से नॉर्मल केसेस में। ये नॉर्मल केस नहीं है। यहाँ पे OH लगा हुआ है जो एसिटिक एसिड कार्बोक्सिलिक की एसिडिक स्ट्रेंथ को कम करेगा। यहाँ पे NO2 लगा हुआ है जो फिनॉल की एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ाएगा। तो इसका मतलब यहाँ पे ये आपका एक्सपेरिमेंट इट इज सीन दैट दिस इज मोर एसिडिक। बात समझ में आ रहा है? क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग की वजह से इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ कम हुई, इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ रही है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगाने की वजह से। अब इसको समझो आप, अगर यहाँ पे OH नहीं लगा होता और यहाँ पे NO2 नहीं लगा होता तो हम लोग बोलते कि एसिटिक एसिड ज्यादा एसिडिक होता है फिनॉल से। बात समझ में आ रहा है? तो जब यहाँ पे OH लग गया, इसने इलेक्ट्रॉन रिलीज किया, इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ कम हो रही है और इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ रही है, तो क्या ये ज्यादा नहीं हो जाएगा? बताना मुझे, होगा या नहीं होगा? होगा ना? नहीं समझ में आ रहा है? हेलो स्टूडेंट्स, वॉइस आ रहा है क्या? हाँ, ये कब होगा ये आपको मेमोराइज करना होगा। ठीक है, ये कुछ केसेस एक्सेप्शनल केसेस है, जैसे यहाँ पे एक मैंने बताया, यहाँ पे एक बताया मैंने। ठीक है, एक ही वाला बताया केस कि अगर 3 नाइट्रो ग्रुप लग जाए तो वहां पे क्या हो जाता है, ये आपका एसिटिक एसिड से ज्यादा हो जाता है। दिस इज एक्सपेरिमेंटल। ठीक है, इसका रीजन मैंने बता दिया आपको क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि नाइट्रो ग्रुप काफी सारे लग चुके हैं तो एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ जाता है और कार्बोक्सिलिक से भी आगे निकल जाता है। ठीक है, यहाँ पे ऐसा ही हो रहा है। इसमें ध्यान रखना कि जब जो कार्बोनिक एसिड है, कार्बोनिक एसिड एंड पैरा नाइट्रोफिनॉल में पैरा नाइट्रोफिनॉल ज्यादा एसिडिक होता है कार्बोनिक एसिड से। बात समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे जो ओवरऑल ऑर्डर होगा के का 3 4 2 1, ये करेक्ट ऑर्डर होगा। 3 4 2 1, 3 का मैक्सिमम होगा। बात समझ में आ रहा है आपको? हेलो, बताइए, यस और नो, कुछ बोलेंगे क्या? इसमें इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ है जो इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ा रहा है, इसमें इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लगा हुआ है जो इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ को कम कर रहा है। नाइट्रो वाले केस में इतने दूर से SIR लगेगा क्या? SIR इतने दूर से लगेगा? 180 डिग्री पे SIR लगता है क्या? SIR तो ऑर्थो पोजीशन पे लगता है ना। और 3 नाइट्रो वाले में तो एसिडिक स्ट्रेंथ यहाँ पे 3 नाइट्रो में SIR लगेगा तो इससे क्या हो जाएगा? कार्बन आयन की स्टेबिलिटी थोड़ी देख रहे हैं हम लोग। SIR लग जाएगा तो क्या होगा आगे तो बताओ, फिर क्या होगा? SIR लगने से क्या होगा? ये OH ग्रुप काफी छोटा होता है तो इसमें SIR का उतना इफेक्ट नहीं लगेगा। अगर यहाँ कार्बोक्सिलिक होता तो फिर SIR लगता है। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे, इसको बोलते हैं ऑर्थो इफेक्ट। नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे हम लोग ऑर्थो इफेक्ट, वहां पे हम लोग सीखेंगे। यहाँ OH स्मॉल होता है तो इस पे SIR इफेक्ट काम नहीं करेगा। बात समझ में आ रहा है इतना? हेलो स्टूडेंट्स, समझ में आ रहा है बात? इतनी क्लियर है सभी स्टूडेंट्स को? तो हमने एसिडिक स्ट्रेंथ पे बेस्ड सभी क्वेश्चन कर लिया है। आप लोग इसको रिवाइज करना और मैं आपको PDF सेंड कर दे रहा हूँ। ठीक है, जो भी सीट वगैरह की क्वेश्चन है सब हम लोग इधर ही कर लेते हैं, सो दैट आपको प्रॉब्लम ना हो।
हाँ, जितने केसेस होंगे एक्सेप्शन वो हम लोग क्लास में पढ़ लेंगे, सो दैट आपको एग्जाम में प्रॉब्लम ना हो, ठीक है? जो एक्सेप्शन हो पहले ही बता दूंगा मैं, उसके लिए आप टेंशन मत लीजिए। हाँ, ठीक है, तो मैं आपको पीडीएफ सेंड कर दे रहा हूँ, आप कॉपी कर लेना, ठीक है? दैट्स ऑल फॉर टुडे। बस, थैंक यू सर। हाँ, बाय।